हेलो गाइस। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा मध्यकाल का, ठीक है। तो पहला चैप्टर देखेंगे, उसमें मध्यकाल का हम जो रहेगा उत्तर भारत और राजपूत काल से रिलेटेड, ठीक है। उत्तर भारत और राजपूत काल का क्या देंगे, पहला चैप्टर देंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो पूर्व मध्यकाल की बात कर रहा है, जो 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक जो चलता है ना, टाइम पीरियड पूछा जा रहा है कि वो कौन से समय का काल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा टाइम पीरियड जो है वो है राजपूत काल से रिलेटेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 712 में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो जब सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था 712 में, तो उस टाइम पे कौन था शासक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाहिर के टाइम पीरियड पे हुआ था, ठीक है। राजा दाहिर उस टाइम पे क्या था, शासक था। और किसने किया था आक्रमण, तो पहला जो अरब आक्रमण किया था वो किया था मीर कासिम द्वारा, ठीक है। मीर कासिम ने क्या किया था, पहला अरब आक्रमण किया था। और पूछा है कि कब किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 712 में, ठीक है। 712 में क्या किया था, मीर कासिम ने आक्रमण किया था। तो सिंध का शासक कौन था उस टाइम पीरियड पे, दाहिर था। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। पूछा है कि सबसे पहले जो जजिया कर लगाने का जो श्रेय है ना, वो सिंध पर, वो सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को जाता है, ठीक है। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, सिंध पे जजिया कर लगाया था। पूछा है कि इसमें कौन से वर्ग को उसने पूर्णतः मुक्त रखा था, ठीक है, यानी किस वर्ग पे उसने कर नहीं लगाया था। तो उसने ब्राह्मणों पे कर नहीं लगाया था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मणों पे उसने कर नहीं लगाया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ था, ठीक है। पूछा रहा है कि सीधे सीधे पूछा रहा है ना कि मलेच्छों के जो अत्याचार से त्रस्त होकर जो वशिष्ठ थे ना, महर्षि वशिष्ठ थे, उन्होंने क्या किया था, आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। उनसे क्या हुआ था, अग्निकुंड के 4 राजपूत कुलों का जन्म हुआ था, ठीक है। तो 4 राजपूत कुलों में परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार और चौहान, ठीक है, इनका जन्म हुआ था। पूछा रहा है कि इसका उल्लेख किस में है, ठीक है, कौन से ग्रंथ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो में क्या है, इसका वर्णन है। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, तो चंद्रवरदाई ने की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, दिल्ली का यानी दिल्ली की स्थापना की थी। तो दिल्ली की स्थापना किसने की थी, तोमरों द्वारा हुई थी, ठीक है। दिल्ली का या दिल्ली की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तोमरों के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। तो वह कौन सा शासक है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, तो यह था राणा कुंभा, ठीक है। राणा कुंभा के द्वारा क्या किया था, विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो भारत पर पहली बार आक्रमण किसका हुआ था, वो हुआ था अरब आक्रमण, ठीक है। कब हुआ था पहली बार आक्रमण, अरब आक्रमण 711 में आक्रमण हुआ था पहला, पर उस पर क्या हुआ था, विजय नहीं हो पाए थे, ठीक है, अरबी। उसके बाद 712 में होता है इसके मीर कासिम के द्वारा, ठीक है, वो सफल रहता है, ठीक है। मीर कासिम जो पहला अरबी आक्रमण था जो सफल हुआ था, मीर कासिम था। तो 712 में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो पृथ्वीराज रासो जो लिखा था वो किसने लिखा था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रवरदाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। और इसी में जो अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों का जो जन्म हुआ था ना, उसका जो वर्णन किया गया है, उसका उल्लेख है जो इसी में, ठीक है। परमार जाति एक, दूसरी है चालुक्य या सोलंकी, ठीक है, चालुक्य या सोलंकी होगी दूसरी, ठीक है। और तीसरी क्या है, तीसरी हमारी प्रतिहार, ठीक है। तीसरी जो जाति है वो है प्रतिहार। और चौथी जाति है वो है चौहान, ठीक है, चौहान। इन 4 जातियों का कहा जाता है कि ये जो 4 जातियाँ हैं ना, अग्निकुंड के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अग्निकुंड से इनका जन्म हुआ था। अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमारा, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाइए। तो हमें दिए पूर्व मध्यकालीन भारत के शासकों के टाइम पीरियड की राजधानियाँ, ठीक है। तो देख लेते हैं, प्रतिहार का कन्नौज है, ठीक है। प्रतिहार का हो जाएगा कन्नौज। दूसरा है चंदेल शासकों की राजधानी थी खजुराहो। परमार या पवार शासकों की राजधानी धार थी। और चालुक्य सोलंकी जो शासक थे उन्हें अनहिलवाड़ा थी, ठीक है, उनकी राजधानी। एक बार रिपीट कर लेता हूँ, प्रतिहार या परिहार की राजधानी कन्नौज थी। चंदेल शासकों की राजधानी खजुराहो थी। परमार या पवार राजाओं की जो राजधानी थी वो थी धार नगरी, ठीक है, धार नगरी गुजरात में। और जो चालुक्य या सोलंकी वंश की जो राजधानी थी वो थी अनहिलवाड़ा। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा,
अगला है हमारा 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है। ठीक है, तो 1100 ईस्वी में जो निर्मित जो मंदिर है जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। ठीक है, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर क्या है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर है जो भुवनेश्वर मंदिरों के अन्य मंदिरों में क्या करता है, प्रधानता रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है, जैन मंदिर संबंधित है, वो आबू पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, और पूछा है कि दिलवाड़ा मंदिर का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से दिलवाड़ा मंदिर का क्या है, संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। तो खजुराहो स्थित जो मंदिरों का निर्माण किया था वो किसने किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेल राजपूतों ने। ठीक है, चंदेल राजपूतों ने क्या किया था, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था, सबसे पहले विजय स्तंभ बनाया गया था राणा कुंभादारा। ठीक है, राणा कुंभादारा। ठीक है, कुंभा के संबंधित क्या है, विजय स्तंभ है। ठीक है, राणा कुंभादारा। तो पूछा रहा है कि यह कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। तो लिंगराज मंदिर की जो नींव डाली थी यताति केसरी ने डाली थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यताति केसरी द्वारा लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी। सोमनाथ के मंदिर पर 1025, ठीक है, 1025 में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो सोमनाथ मंदिर पे जब आक्रमण किया था गजनबी ने, तो पूछा रहेगी उस टाइम पीरियड पे उस टाइम पे शासक कौन था गुजरात का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भीम प्रथम। ठीक है, गुजरात का शासक उस टाइम पे था भीम प्रथम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भीम प्रथम क्या कर रहा था, नेतृत्व संभाला था, गुजरात का शासक था। नेक्स्ट देखते हैं हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षर किसने लिखी। तो मिताक्षर किसने लिखी थी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ज्ञानेश्वर ने क्या लिखी थी, मिताक्षर लिखी थी। ठीक है, और हिंदी विधि पर ये पुस्तक है मिताक्षर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा ब्लैक पगोड़ा है। तो ब्लैक पगोड़ा क्या है, ब्लैक पगोड़ा एक सूर्य मंदिर है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा सूर्य मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में है, उड़ीसा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक पगोड़ा क्या है, ये कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक साइड हमें राजवंशी दी है, दूसरी साइड राजधानियाँ दी हैं। तो देख लेते हैं चौहान या चहमान। तो चौहान या चहमान की राजधानी कहाँ हो जाएगी, हो जाएगी अजमेर। ठीक है, गढ़वाल या राठौर इनकी राजधानी कन्नौज है। गुहिलौत या सिसोदिया, तो गुहिलौत या सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ है। और कुलचुरी या हेयर, ठीक है, कुलचुरी या हेहई की राजधानी त्रिपुरी है। एक बार रिपीट कर लेता हूँ, चौहान या चहमान की राजधानी अजमेर है, गढ़वाल या राठौर की राजधानी कन्नौज है, गुहिलौत या सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ है, और कलचुरी या हेहई की राजधानी त्रिपुरी है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है। तो राजस्थान के जो इतिहास का प्रणेता कहा जाता है वो कहा जाता है कर्नल टाट को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कर्नल टाट को कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक साइड हमें राजवंश दिए हैं, दूसरी साइड दिए हैं राज्य क्षेत्र। चौहान, तो चौहान वंश कहाँ कर रहा था, अजमेर में। ठीक है, यानी दिल्ली व अजमेर में जो चौहान वंश क्या कर रहा था, राजा क्षेत्र था उसका। प्रतिहार कन्नौज था। परमार का हो जाएगा मालवा। और चालुक्य या सोलंकी वंश हो जाएंगे काठियावाड़। ठीक है, काठियावाड़ का हो जाएगा चालुक्य या सोलंकी वंश। चौहान का हो जाएगा दिल्ली व अजमेर, प्रतिहार का हो जाएगा कन्नौज, परमार का हो जाएगा मालवा, चालुक्य या सोलंकी का हो जाएगा काठियावाड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें भी राजवंश और राज्य क्षेत्र दिए। चंदेल शासकों की जो राज्य क्षेत्र था कहाँ था, बुंदेलखंड था। ठीक है, तो चंदेल शासक की राजधानी जेचाक भुक्ति बुंदेलखंड। और कलचुरी का चेदी हो जाएगा, गढ़वाल या राठौर का कन्नौज हो जाएगा, और गुहिलौत का हो जाएगा मेवाड़। एक बार रिपीट कर लेता हूँ, चंदेल का हो जाएगा जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड, कलचुरी का हो जाएगा चेदी, गढ़वाल या राठौर का हो जाएगा कन्नौज, और गुहिलौत का हो जाएगा मेवाड़। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा सम्मिलित कीजिए। ठीक है, राजवंश दिए और संस्थापक दिए, कौन से राजवंश का संस्थापक कौन है ये बताना है। तो चौहान राजवंश का संस्थापक कौन है, वासुदेव। ठीक है, वासुदेव है चौहान वंश के संस्थापक। परमार वंश के संस्थापक है शिवक द्वितीय या श्रीहर्ष। ठीक है, शिवक द्वितीय श्रीहर्ष क्या हो जाएंगे, ये परमार वंश के संस्थापक हो जाएंगे। चालुक्य सोलंकी वंश के संस्थापक है मूलराज प्रथम है चालुक्य या सोलंकी वंश के संस्थापक। चंदेल वंश के संस्थापक हैं नन्नूक चंदेल। ठीक है, नन्नूक चंदेल से समझ में आ जाएगा कि चंदेल वंश के संस्थापक हैं नन्नूक चंदेल। नेक्स्ट देखते हैं सम्मिलित कौन सा नहीं है ये बता रहा है, तो देख लेते हैं। हमें दिए हैं राजवंश और संस्थापक। तो चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन से अभी पढ़ा था, नन्नूक चंदेल। ठीक है, गढ़वाल वंश के संस्थापक हैं चंद्रदेव। अगला है कलचुरी वंश के संस्थापक हैं
कोकल प्रथम, ठीक है, कोकल प्रथम है कलचुरी वंश के संस्थापक। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय लिखा है, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हो जाएंगे वो जाएंगे दंती दुर्ग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दंती दुर्ग कौन हो जाएंगे? हमारे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा हरिकेल, हरिकेली, ठीक है। हरिकेली नाम नाटक का रचयिता है। हरिकेली जो नाटक है उसका रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट है। तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ, ठीक है। चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ का हो जाएगा, हरिकेल नाटक का रचयिता हो जाएगा, ठीक है। विशल देव भी कहते हैं इसको। मेरा ध्यान ऊपर वाले सवाल पे था। तो जो विजयालय थे ना, विजयालय, तो ये विजयालय थे वो किस वंश के संस्थापक थे? इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, ठीक है। और अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय और राष्ट्रकूट वंश के कौन है? दंती दुर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवार पर अंकित है? यानी कौन सा ऐसा नाटक है जिसके कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़े के जो दीवार है उस पर अंकित किया गया? तो हरिकेल के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हरिकेल नाटक के क्या है? कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद पर दिखे हैं। और हरिकेल जो नाटक था उसकी रचयिता कौन है? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थी, ठीक है। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थी थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिकेल नामक नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़े की दीवार पर अंकित है। नेक्स्ट देखते हैं, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? तो पूछा रहा है कि रानी जो पद्मिनी थी ना उनका जो नाम अलाउद्दीन खिलजी के जो चित्तौड़गढ़ विजय के साथ जोड़ा जाता है, पूछा रहा है कि उनके उसके पति का क्या नाम था? तो राणा रतन सिंह था, ठीक है। उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक है। तो विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र था उसके संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विक्रमशिला जो शिक्षा का केंद्र था उसकी स्थापना की थी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट है। और अगर पाल वंश की बात करें तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, ठीक है। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। अगर पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था कुमारगुप्त ने, ठीक है। कुमारगुप्त, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया था धर्मपाल ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है? ठीक है, पूछा रहा है कि कौन सा ऐसा मंदिर परिषद है जिसके प्रांगण में या परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है इसे, तो किस कहाँ पे है ये? कंद्रिया महादेव मंदिर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाएगा, कंद्रिया महादेव मंदिर में भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो नए संवत किसने चलाया था? लक्ष्मण सिंह ने चलाया था, ठीक, इंपॉर्टेंट है। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्या किया था? नया संवत चलाया था, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, लक्ष्मण सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। और अगर पूछा है कि सेन वंश की स्थापना किसने की थी, तो सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सेन है, ठीक है। सेन वंश के संस्थापक हैं सामंत सेन। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? पूछा है कि गीत गोविंद के जो रचयिता थे जयदेव वो किसके दरबार में रहते थे, ठीक है। तो जयदेव किसके दरबार में रहते थे? वो रहते थे लक्ष्मण सेन के। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, लक्ष्मण सेन, जो सेन वंश के शासक हैं उनके दरबार में क्या रहते थे? जयदेव रहते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सोमपुर जो महाविहार का निर्माण कराया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा, ठीक है। पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और पूछा कि पाल वंश के जो संस्थापक कौन है? तो पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल, ठीक है। गोपाल कौन थे? पाल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर है वो कौन से शैली में निर्मित है? वो है नागर शैली में, ठीक है। नागर शैली में भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्माण किए गए हैं। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। तो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए, ठीक है। जो 3 राजवंशों के बीच हुआ था, पूछा रहा है कि कौन कौन से वो राजवंश थे? तो कौन कौन से थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यानी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। किसके लिए हुआ था आएगा? तो वह हुआ था कन्नौज के लिए, ठीक है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, तो भारत में पहला जो आक्रमणकारी था वो कौन था? मोहम्मद गजनबी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, मोहम्मद गजनबी द्वारा क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पूछा रहा जगन्नाथ मंदिर कौन से राज्य में है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, उड़ीसा में क्या है, जगन्नाथ मंदिर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे। तो पुरी में स्थित जो विशाल कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसके निर्माता कौन थे, ये थे नरसिंह प्रथम। ठीक है, नरसिंह प्रथम क्या थे, पुरी में स्थित कोणार्क मंदिर जो विशाल सूर्य मंदिर है उसके निर्माता थे नरसिंह प्रथम। नेक्स्ट देखते हैं, अजयपाल संस्थापक थे। तो अजयपाल किसके संस्थापक थे, अजमेर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, अजयपाल द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था। तो कविराज के नाम से कौन विख्यात था, इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोज परमार। भोज परमार कविराज के नाम से विख्यात था। नेक्स्ट देखते हैं, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। तो भोज परमार ने जो पुस्तकें रचित की है, जिनकी रचना की है, वो कौन कौन सी है, सम्रांगण सूत्रधार, इसकी रचना भोज परमार ने की थी। सरस्वती कंठा भारत भारण, ठीक है, सरस्वती कंठा भारण, इसकी रचना भी भोज परमार द्वारा की गई थी। योग सूत्र वृत्ति, इसकी रचना भी भोज परमार ने की थी। और आयुर्वेद सर्वस्व, सर्वस्व, ठीक है, सर्वस्व, तो इसकी रचना किसने की थी, भोज परमार ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सम्रांगण सूत्रधार, इसकी रचना भोज परमार ने की थी। योग सूत्रवृत्ति, इसकी रचना भोज परमार ने की थी। सरस्वती कंठा भारण, इसकी रचना भोज परमार ने की थी। और आयुर्वेद सर्वस्व, इसकी रचना भी की थी भोज परमार ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, यानी सबकी रचना किसने की थी, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं ये। सम्रांगण सूत्रधार जो भोज परमार ने इसकी रचना की थी, इसका विषय क्या है ये पूछा रहा है। ठीक है, तो सम्रांगण जो सूत्रधार थे, इसका विषय क्या है, स्थापत्य शास्त्र पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, भोज परमार, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, भोज परमार स्थापत्य शास्त्र पर आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, उसकी मृत्यु से धार नगरी, ठीक है, पूछा रहा है कि उसकी मृत्यु से धार नगरी, विद्या और विद्वान तीनों निराश्रित हो गए। ठीक है, यानी पूछा रहा है कि धार नगरी 1, विद्या 2 और विद्वान तीनों क्या हो गए थे, निराश्रित हो गए थे। यानी अध्यधारा, निराधारा और निरालंबी, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे, भोजराज वे दिव्यांग थे। यानी क्या हो रहा था, उसकी जो जब वो उसकी मृत्यु हो गई थी तो पूछा रहा है कि सब क्या हो गए थे, खंडित हो गए थे। ठीक है, विद्या, धार नगरी और विद्वान, यह उक्ति किस शासक के संबंध में कही है, तो उसके मरने से सब क्या हो गए थे, खंडित हो गई थी, विद्या, सरस्वती, विद्या और विद्वान और धार नगरी। तो एक उक्ति कहा जा रहा है किसके लिए, तो भोज परमार के लिए कहा गई थी। ठीक है, ये उक्ति कही गई थी भोज परमार के लिए, जिसने क्या किया था, सम्रांगण सूत्रधार, योग सूत्रवृत्ति और सरस्वती कंठाभारण और आयुर्वेद सर्वस्व, इनकी रचना की थी ना। तो पूछा रहा है कि इसकी मृत्यु से क्या हो गया था, धार नगरी भी क्या हो गई थी, खंडित हो गई थी, विद्या भी खंडित हो गया था और विद्वान भी खंडित हो गया था। ये उक्ति किसके लिए कहा गया, ये उक्ति कही गई थी भोज परमार के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला। तो जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण किसके दरबार में मिला था, वो मिला था जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों के दरबार में या दोनों के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया। तो मोहम्मद गौरी को परास्त किसने किया था, वो कौन सा शासक है, पहला, ठीक है, पहला भारतीय शासक, तो भीम द्वितीय। भीम प्रथम को तो हरा दिया था इन्होंने, पर भीम द्वितीय ने क्या किया था, डटकर सामना किया था और भीम द्वितीय से पराजित हो गया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर जो हमारे भी हो जाएगा, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया। तो कौन सा ऐसा शासक है जिसने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धंगदेव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, धंगदेव द्वारा कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कुलचरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कुलचरी संवत भी कहलाता है। तो कुलचरियों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण कुलचरी संवत कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, त्रिकुटुक संवत। ठीक है, त्रिकुटक संवत क्या है, कुलचरियों ने प्रयोग किया था, इसलिए इसे कुलचरी संवत भी कहा जाता है। ठीक है, कुलचुरी संवत। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी। तो किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि की रचना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद चंद्रम के टाइम पे। ठीक है, गोविंद चंद्र के टाइम पे क्या हुई थी, इनकी रचना की थी किसने, लक्ष्मीधर ने। नेक्स्ट देखते हैं, चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ। तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1194 में। ठीक है, पूछा रहा है कि ये किसके मध्य हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 में वो हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1194 में। और पूछा है कि पृथ्वीराज द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, ये कौन सा हुआ था, इसमें हुआ था, ये हुआ था 1191 का। ठीक है, पृथ्वीराज की और उनके बीच 1191 कौन सा हुआ था, पानीपत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
और इसका जो भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था जो युद्ध, इसमें किसकी विजय हुई थी? पहली बार गौरी को हराया था, ठीक है। किसने हराया था? भीम द्वितीय ने, ठीक है, जो क्या था? भारतीय शासक था। नेक्स्ट देखते हैं, निषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो श्रीहर्ष पूछा रहा है कि जिसने निषेध चरित और खंडन खंड खाद्य की रचना की है वो किसके राजकवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थे जयचंद के, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा। जयचंद के राजकवि कौन थे? श्रीहर्ष, जिसने किसकी रचना की थी? निषेध चरित और खंडन खंड खाद्य की रचना की थी। निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो लिंगराज जो मंदिर अवस्थित है वो भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भुवनेश्वर में क्या है? लिंगराज मंदिर अवस्थित है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, कल्हण तो रचना दिया और ग्रंथ दिया और जो ग्रंथकार है उनको दिया है, ठीक है। देख लेते हैं, कल्हण ने किसकी रचना की है? राजतरंगी रचना, ठीक है। और राजतरंगिणी में क्या है? ये कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, ठीक है। कल्हण की जो राजतरंगिणी में बिल्हण ने विक्रमादेव चरित की रचना की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा 2। कल्हण द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई थी और बिल्हण द्वारा विक्रमादेव चरित की रचना की थी। और जैनक ने पृथ्वीराज विजय लिखी थी, ठीक है। और सोमदेव ने लिखी थी ललित विग्रहराज, इंपॉर्टेंट है, ललित विग्रहराज सोमदेव ने लिखी थी। एक बार रिपीट कर लेता हूँ, कल्हण द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई, बिल्हण ने विक्रमादेव चरित लिखी, और जैनक ने पृथ्वीराज विजय लिखी थी, और सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व कन्नौज के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने क्या किया था? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, ठीक है। तो ये किसके लिए हुआ था? कन्नौज के लिए हुआ था, ठीक है। क्योंकि क्या था, दो जो नदियों के बीच का क्षेत्र था ना, और काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था ये, तो इसलिए क्या हुआ था? कन्नौज हेतु क्या हुआ था? पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो त्रिपक्षीय संघर्ष की जो पहल की गई थी सर्वप्रथम, ठीक है, सबसे पहले किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष की जो सबसे पहले पहल की गई थी वो की थी वशिराज ने, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। वशिराज द्वारा त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल सबसे पहले की गई थी। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ हुआ था 8वीं सदी में, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी ए हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष का जो आरंभ हुआ था वो 8वीं सदी में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का जो आरंभ किया था ना, तो सबसे पहले पहल तो की थी वशिराज ने, पर इनका जो आरंभ और अंत किया था वो प्रतिहारों के द्वारा हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, प्रतिहारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किया था। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण के प्रथम शक्ति थी। पूछा है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया था, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर, और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की पहली शक्ति कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, ठीक है। और क्या किया था इसको? स्थानीय जो सामंत होते हैं उनके द्वारा नियुक्त किया गया था, ठीक है, इसको। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाल वंश की जो शुरुआती राजधानी वो मुद्दगिरी थी, ठीक है, मुद्दगिरी मुंगेर, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा मुद्दगिरी मुंगेर। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बिहार में, ठीक है, बिहार में पड़ता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन सा था? वो था दंतीदुर्ग, ठीक है, दंतीवर्मन द्वितीय। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? मान्यखेत, ठीक है। मान्यखेत क्या थी? इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, किनकी? दंतीदुर्ग, यानी राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी तो मालखंड मान्यखेत, ठीक है, मालखंडी या मान्यखेत क्या थी? राष्ट्रकूट वंश की प्रारंभिक राजधानी या राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रतिहार शासक ने आदिवारा की उपाधि धारण की? तो ऐसा कौन सा प्रतिहार शासक है जिसने आदिवारा की उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज द्वारा आदिवारा की क्या की थी? उपाधि धारण की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के जो शासक थे उनको बोरा कहकर पुकारा? तो गुज्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे उनको अल गुज्जर, और इसके वंशों को, इनके जो शासकों को बोरा कहा था, वो किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो कहा गया था अलम सूदी द्वारा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा। अलम सूदी ने कहा था कि जो गुज्जर प्रतिहार वंश है उसको अल गुज्जर, ठीक है, और इन वंश के जो शासक थे उनको बोरा कहा। नेक्स्ट देखते हैं, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो कर्पूर मंजरी के जो नाटक थे राजशेखर, ठीक है, पूछा है कि कर्पूर मंजरी किसने लिखा है? तो राजशेखर द्वारा कर्पूर मंजरी लिखी गई है। तो इनका जो संरक्षण दिया था वो किस प्रतिहार शासक ने दिया था? तो वो दिया था महेंद्रपाल प्रथम द्वारा, ठीक है, महेंद्रपाल प्रथम द्वारा क्या किया गया था? कर्पूर मंजरी नामक नाटक के रचयिता राजशेखर को संरक्षण दिया गया था, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिहार स्वयं को ... का वंशज मानते थे जो राम के
प्रतिहार यानी अर्थात द्वारपाल थे, ठीक है। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? राम का द्वारपाल कौन था? लक्ष्मण, ठीक है। तो प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? लक्ष्मण के वंशज मानते थे, ठीक है, प्रतिहार स्वयं को। ऑप्शन नंबर सी। 750 में बंगाल के पाल वंश के स्थापना, ठीक है, यानी पूछा रहे 750 ईस्वी में बंगाल की जो पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें क्या किया था? जिन्हें सामंत सरदारों ने चुना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा। बंगाल के जो संस्थापक थे, बंगाल में जो पाल वंश के संस्थापक थे, उनके जो संस्थापक थे गोपाल, ठीक है। पाल वंश के जो संस्थापक थे ना गोपाल, पूछा रहा है कि वे कैसे शासक थे? वे ऐसे शासक थे जिन्हें क्या किया था? सामंतों द्वारा, ठीक है, स्थानीय जो सामंत थे उनके द्वारा क्या किया था? चुना गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापद स्वामीन कहा? तो गुजराती कवि जो सोडल थे उन्हें उत्तरापद स्वामीन किस पाल शासक को कहा गया, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो धर्मपाल के बारे में कहा गया था, ठीक है। धर्मपाल को जो गुजराती कवि थे सोडल, उन्होंने उत्तरापद स्वामीन कहा। नेक्स्ट देखते हैं, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो 9वीं शताब्दी में जो आए, 9वीं जो सदी में आए थे ना अरबी यात्री सुलेमान, उन्होंने पूछा रहा कि कौन से साम्राज्य को रुहमा कह के पुकारा था, संबोधित किया था? तो पाल वंश को किया था, ठीक है। और पाल वंश के संस्थापक कौन है? पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है। हिंदू विधि की क्या पूछा रहा है कि एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचयिता थे? तो हिंदू विधि की जो प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग है उसकी रचना किसने की थी? जीमूत वाहन ने, ठीक है। जीमूत वाहन ने हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग की रचना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, रामचरित की रचना किसने की? तो रामचरित की जो रचना की थी वो तुलसीदास द्वारा की थी, जिन्हें सांध्याकर नंदी कहते हैं, ठीक है। सांध्याकर नंदी कहते हैं तुलसीदास को। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, तुलसीदास या रामचरित के रचनाकार थे सांध्याकर, ठीक है। रामचरित के रचनाकार कौन थे? सांध्याकर नंदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान था? तो पाल वंश का जब पतन हो गया था तो बंगाल का राजनीतिक जो नेतृत्व प्रदान किया वो किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेन वंश ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, पाल वंश के बाद सेन वंश ने संभाला था। और सेन वंश के जो संस्थापक थे वो सामंत सेन थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे और पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, सेन वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट है, सेन वंश के संस्थापक थे वो सामंत सेन थे, बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था? को कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का जो आरंभ करने वाले शासक थे वो कौन थे? बल्लाल सेन। ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा, बल्लाल सेन द्वारा कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया गया था। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो दान सागर जो स्मृति ग्रंथ था और अद्भुत सागर जो ज्योतिष ग्रंथ था उसकी रचना किसने की थी? वो की थी बल्लाल सेन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बल्लाल सेन ने इनकी रचना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी विद्यता मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो कश्मीर पर जब 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी थी विद्यता, ठीक है, वो पूछा रहा है कि मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी, ठीक है। तो विद्यता जो थी वो मूल रूप से किस वंश की वो थी, क्या राजकुमारी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर वंश की, ठीक है। इनका जो संबंध था विद्यता का वो संबंध था लाहौर वंश से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कायस्थों का एक जाति के रूप में जो पहला उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिला है? वो मिला है आसोनम स्मृति में, ठीक है। ओसोनम स्मृति में कायस्थों का प्रथम जाति के रूप में उल्लेख मिला है, ठीक है। पहला जो उल्लेख मिला है कायस्थों का एक जाति के रूप में वो मिला है ओसोनम स्मृति में। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को दी है और कहा जा रहा है इसमें कि सूची 1 में दी गई मंदिर निर्माण शैली को सूची 2 में दिए गए प्रसार क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो एक साइड हमें सूची दी है निर्माण शैली, दूसरी साइड दी है प्रसार क्षेत्र। तो देखते हैं, नागर शैली उत्तर में थी, ठीक है, और दक्षिण में क्या थी? द्रविड़ शैली। तो देख लेते हैं इसका। तो नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक, ठीक है, उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक कौन सी शैली से फैली थी? वो थी नागर शैली। अगला हमारा बेसर शैली कहाँ है? बेसर शैली विंध्य से कृष्ण तक फैली थी, ठीक है। बेसर शैली जो फैली थी विंध्य से कृष्ण तक फैली थी, और द्रविड़ शैली फैली थी कृष्ण से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, ठीक है। ऐसे याद रख सकते थी, नागर शैली का संबंध उत्तर से था और द्रविड़ का दक्षिण से, बची बेसर शैली इसका विंध्य से कृष्ण तक। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, हिंदुओं में एक दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा ना श्रेष्ठ है ना उनके राजा से समान कोई राजा है, ठीक है। पूछा रहा है कि उनके देश के समान ना कोई देश है, उनके देश से समान, उनके देश से श्रेष्ठ ना कोई देश है, ना उनके राजा के समान कोई राजा है, ठीक है।
उनके शास्त्रों के समान न कोई शास्त्र है, यह उक्ति किसकी थी? तो पूछा रहा है कि हिंदुओं में एक दृढ़ विश्वास है, ठीक है, एक पक्का विश्वास है कि उनके देश के समान कोई दूसरा श्रेष्ठ देश नहीं है, उनके राजा के समान कोई दूसरा राजा नहीं है, और उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। तो यह उक्ति किसने दी थी? तो अल-बेरूनी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, अल-बेरूनी ने यह उक्ति दी थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक साइड दिए हैं मंदिर और दूसरी साइड दिए हैं निर्माता। तो देख लेते हैं लिंगराज भुवनेश्वर, ठीक है, जो लिंगराज भुवनेश्वर मंदिर था उसका संबंध किससे था? किसने निर्माण किया था? केसरी नरेश ने। लिंगराज भुवनेश्वर मंदिर केसरी नरेश ने निर्माण किया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी में जो स्थित है उसका निर्माण किसने किया था? अनंत वर्मा चोडगंग ने, ठीक है, जो पूर्वी गंग नरेश थे। जगन्नाथ मंदिर पुरी का जो निर्माण किया था, पुरी में जो स्थित जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण किया था अनंत वर्मा चोडगंग पूर्वी गंग नरेश द्वारा। और अगला है सूर्य मंदिर कोणार्क। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में उसका निर्माण किया था नरसिंह देव ने, ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ने। और पूर्वी गंग नरेश है नरसिंह देव। नेक्स्ट देखते हैं अगला है गुज्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो गुज्जर प्रतिहार की जो उज्जैनी शाखा थी उसका संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम द्वारा गुज्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा की स्थापना की थी नागभट्ट ने प्रथम ने, ठीक है, गुज्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा के स्थापना नागभट्ट प्रथम द्वारा। खजुराहो के मंदिर का संबंध है। तो खजुराहो के जो मंदिर का संबंध है वो किससे है? पहला है शैव संप्रदाय से, दूसरा है वैष्णव संप्रदाय से, तीसरा है जैन संप्रदाय से, और चौथा है ABC तीनों, ठीक है। तो खजुराहो का जो मंदिर था ना उसका संबंध किससे है? तो शैव संप्रदाय से है, वैष्णव संप्रदाय से और जैन संप्रदाय से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ABC तीनों से क्या है? खजुराहो मंदिर का संबंध है, शैव, वैष्णव और जैन तीनों संप्रदाय से। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो जैन वास्तुकला का जो प्राचीनतम उदाहरण मिलता है वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर से क्या है? जैन जो वास्तुकला है उसका प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं उदंतपुरी, ठीक है, उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार, ठीक है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछा रहा है, ठीक है। तो उदंती विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? गोपाल था, ठीक है। और गोपाल कौन है? गोपाल है पाल वंश का संस्थापक, ठीक है। उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो गोपाल द्वारा की थी, जो क्या थे? पाल वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? तो वो क्या था? कुमारगुप्त द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर स्थित है वो कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। कल्हण कीर्ति राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो कल्हण की जो राजतरंगिणी है उसमें कितने तरंग है? उसमें 8 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? 8 तरंग है कल्हण की राजतरंगिणी में। नेक्स्ट देखते हैं, सुमिलित कीजिए। एक साइड हमें मंदिर दिए हैं, दूसरी साइड निर्माता दिए हैं। तो देख लेते हैं चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो, ठीक है, चतुर्भुज जो विष्णु मंदिर है खजुराहो, इसके जो निर्माता है वो यशोवर्मन ने इसके निर्माण किया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का निर्माण किया था धंग ने। विमल वसई मंदिर आबू दिलवाड़ा, विमल वसई मंदिर आबू दिलवाड़ा है, इसका निर्माण किया था विमल शाह वैश्य ने, ठीक है, विमल शाह वैश्य। और लूनव सही देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा, तो लूनर सही देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा का मंदिर का जो निर्माण किया था तेजपाल व वास्तुपाल ने किया था, ठीक है, तेजपाल और वास्तुपाल ने। एक बार रिपीट कर देता हूँ, चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो का निर्माण यशोवर्मन द्वारा किया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का निर्माण धंग द्वारा किया गया था। विमल वसही मंदिर आबू दिलवाड़ा का मंदिर विमल शाह वैश्य द्वारा किया गया था। लूनवसी देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण आबू दिलवाड़ा में तेजपाल और वस्तुपाल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। तो देख लेते हैं, मंदिर दिए हैं यहाँ पे, सुमिलित करना है। तो मच्छेंद्रनाथ का मंदिर ये कहाँ पे है? ये है अमरकंटक में, ठीक है। और 64 योगिनी मंदिर, ठीक है, 64 योगिनी मंदिर ये है भेड़ाघाट जबलपुर में। और सूर्य मंदिर ये है मोढेरा का सूर्य मंदिर, ठीक है। और चौमुख मंदिर का संबंध है पालीताना, ठीक है, पालीताना में। एक बार रिपीट कर देता हूँ, मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक, 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर, सूर्य मंदिर मोढेरा और चौमुख मंदिर पालीताना। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी क्या थी? तो चचनामा के अनुसार पूछा रहा है कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में जो सिंध देश है उसकी राजधानी क्या थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अढोर। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, अढोर क्या थी? 6वीं से 7वीं शताब्दी पूर्व सिंध देश की राजधानी थी।